रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे विजुअल परसेप्शंस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था और आज का लेक्चर जो है ये इसमें बहुत सी बायोलॉजी स्टडी शामिल है, बट हमारा जो फोकस है हमारे फोकस में आ रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इनपुट आउटपुट चैनल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ HCI। ओके, let's start our lecture. Size and depth. Size and depth में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, विजुअल एंगल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट के बारे में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि वो हमसे कितना दूर है और उसका साइज़ क्या है। एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, जब क्रिकेट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे किस तरह का सिनेरियो होता है। जब हमारे पास कैच आ रहा होता है, बहुत हाइट पे होता है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बॉल को देखते हुए अंदाज़ा लगा रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं कि ये बॉल जो है ये हमसे कितने डिस्टेंस पे है और कौन सी साइड आएगी और किस जगह पे इसकी लोकेशन बन रही है कि ये ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो हम लोग भी फिर उसी साइड पे क्या कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन सेट कर रहे होते हैं, उसी साइड पे भाग रहे होते हैं। और जैसे जैसे बॉल हमारे करीब आती जाती है तो हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि अब ऑब्जेक्ट हमारे कितने करीब आ गया है और हम इसे पकड़ सकते हैं। हमने अपने हैंड्स की पोजीशन को सेट किया होता है एक टाइट पोजीशन में कि हम लोग अब कैच कर लेंगे। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन होती है, अगर तो ये ठीक है, साइज़ और डेप्थ को हमने सही से अंदाज़ा उसका सही लगाया है तो हम लोग कैच कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इस कैलकुलेशन को ठीक से नहीं किया, हमारा अंदाज़ा ठीक नहीं है, तो हम कैच नहीं कर सकते। अगर हमारा व्यूअल सिस्टम ख़राब है तो भी हम बॉल को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और हम ये कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर सकते और हम लोग बॉल को कैच नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है ना। दैट इज़ साइज एंड डेप्थ। ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, उसका डिस्टेंस रिकॉग्नाइज करना और फिर क्या करना कि अपनी कैलकुलेशन करना, अपनी पोजीशन सेट करना उस हिसाब से। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइज एंड डेप्थ में हो रही होती हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो विजुअल परसेप्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। वन इज साइज एंड डेप्थ, जिसकी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टडी की है। सेकेंड इज ब्राइटनेस एंड थर्ड इज कलर। साइज एंड डेप्थ को हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या चीज़ होती है, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह कंसीडर कर रहे होते हैं और किस तरह हम लोग उसकी तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसकी कैलकुलेशन किस तरह कर रहे होते हैं। अब साइज़ की हम बात कर रहे हैं तो साइज़ को देखते हैं। साइज़ क्या होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक इमेज आपके रेटिना पे बनता है और ये इमेज हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अपसाइड डाउन होता है, मेन उल्टा बनता है। ये इमेज आपके रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है और इसे ब्रेन सीधा करता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। अब ये जो साइज है जो आप रिसीव करते हैं, इस साइज को आप एक तरह से मेजर कर सकते हैं, एक मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हैं, दैट इज विजुअल एंगल। ओके, अब साइज को आपने साइज को क्यों मेजर करना है, ये जब हम लोग आगे एग्जाम्पल एक कोड करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि साइज को हम लोग क्यों मेजर करेंगे, इसकी हमें क्या नीड है। ठीक है, अब ये आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रही है, एक डायग्राम है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जो आपकी आंख देख रही है और रेटिना पे एक इमेज बन रहा है। सही है, जो कि क्या है हमें पता है, वो अपसाइड डाउन है, उल्टा है। अब ये जो विजुअल एंगल है ये कैसे बनता है, यहाँ पे विजुअल एंगल कैसे बनता है।
बेसिकली इसमें होता क्या है, ह्यूमन क्या कर रहा होता है, you are draw a line from top toward the central of your eye, and then you draw a line from bottom of the towards central of your eye, कि एक लाइन आप टॉप से आपकी सेंट्रल ऑफ द आई की तरफ आ रहा है और दूसरी लाइन बॉटम से होती हुई आपकी सेंट्रल ऑफ आई की तरफ आ रहा है। अब ये जो दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के जरिए से जो एंगल बनता है, यहाँ पे देखें तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। ठीक है। अच्छा, इस चीज को अगर सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करें तो वो ये है कि विजुअल एंगल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रिसेप्शन करता है। अब नेक्स्ट एक बात करते हैं, यहां पे देखें, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां पे दो सिनेरियो हैं हमारे पास। फर्स्ट सिनेरियो ये है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम साइज के, तो उस टाइम हमारे पास विजुअल एंगल क्या बनेगा। दो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट साइज के, उस टाइम विजुअल एंगल हमारे पास क्या बनेगा। तो पहला सिनेरियो लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम साइज के हैं बट पोजीशन उनकी क्या है, डिफरेंट है। एक ऑब्जेक्ट हमारे करीब है और एक ऑब्जेक्ट हमसे दूर है। वहां पे विजुअल एंगल कैसे बनेगा, जो तो ऑब्जेक्ट हमारे करीब है जाहिर है उसका विजुअल एंगल बड़ा बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है उसका विजुअल एंगल छोटा बनेगा। देखें, ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो फिर जाहिर है एंगल में भी डिफरेंस आ गया। अब यही वजह होती है कि जो करीब की चीजें होती हैं वो हमें क्लियर नजर आ रही होती हैं, और जो चीजें दूर होती हैं वो हमें छोटी नजर आ रही होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमसे हमारे सामने ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज जो है वो उसमें डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है, बट पोजीशन सेम है, दोनों हमारे करीब हैं लेकिन उनका साइज डिफरेंट है, तो उसमें भी क्या होगा कि बड़ी चीज का एंगल विजुअल एंगल बड़ा बनेगा और छोटी चीज का विजुअल एंगल छोटा ही बनेगा। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ विजुअल एंगल। और इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। विजुअल एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। जिसे हम डिग्री ऑफ आर्क कहते हैं, और आल्सो मेजर इन मिनट्स ऑफ आर्क। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट ऑफ आर्क्स। ओके, और 1 मिनट ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड ऑफ आर्क। विजुअल एक्यूटी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का विजुअल साइज, ठीक है, वो 0.5 सेकेंड आर्क से छोटा है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, अगर तो हम ऑब्जेक्ट से फेमिलियर हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका साइज क्या होगा और इसकी डेप्थ क्या होगी। लाइक जब हम बॉल की एग्जांपल कोट कर रहे थे तो वहां पे हमने बात की कि बॉल का कैच तो ज़ाहिर है लॉन्ग, हम लोग हाइटेड कैच की बात करते हैं
कि अगर कैच बहुत ऊंचाई से आ रहा है तो बॉल हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें बॉल का अंदाजा होता है, हम ऑब्जेक्ट से फेमिलियर हैं और हमें पता होता है कि बॉल का ऑब्जेक्ट कितना है और हमने हाथों की पोजीशन उतनी ही रखी होती है ना, क्योंकि हम उसके ऑब्जेक्ट से हम उस ऑब्जेक्ट के साइज और डेप्थ से फेमिलियर हैं। लेकिन हम अगर ऑब्जेक्ट से फेमिलियर नहीं हैं तो क्या होता है, उस टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट की साइज एंड डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते और हम दूर से समझ रहे होते हैं कि ये कोई और चीज है, ऑब्जेक्ट को गैस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारा आइडिया कुछ बन रहा होता है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे करीब आता है तो हमारा आइडिया चेंज होता जाता है। अच्छा, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा ये तो ये चीज है। तो आप देखें कि जब जहाज दूर होता है और जहाज की आवाज नहीं होती तो हम समझ रहे होते हैं कि ये कोई परिंदा है जो ऊपर ऊंचाई पे है, लेकिन अगर जहाज आपके करीब की तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका आइडिया चेंज होता जाता है, आपको पता चलता है कि ये परिंदा नहीं है, ये जहाज है। ऐसा ही होता है ना। अब बात करते हैं ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस क्या है? सब्जेक्टिव रिएक्शन टू लेवल ऑफ लाइट, मीन कि आइस का बिहेवियर कम लाइट में कैसा होता है और तेज लाइट में आइस का बिहेवियर कैसा होता है। अगर लाइट कम होगी तो हमारी आइस किस तरह बिहेव करती हैं, हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आइस का साइज बड़ा हो जाता है। और जब हम तेज लाइट में होते हैं तो वहां पे आइस का बिहेवियर कैसा होता है, रोशनी तेज होने की वजह से हम लोग की आइज क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। रॉड एंड कॉन्स का कंसेप्ट हमने प्रीवियस कंसेप्ट में इसको लेके पढ़ा है, ठीक है ना। तो आइज क्या हो रही होती हैं, छोटी हो जाती हैं, यही होता है ना। तो ये दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे कि इफेक्टेड बाय ल्यूमिनस ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनकी रिफ्लेक्शन बहुत तेज होती है, जैसे कि आप मिरर की एग्जांपल देखें। जब मिरर पे सूरज की लाइट पड़ रही होती है तो मिरर की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हम किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। या फिर अंधेरे में हैं आप और अचानक से गाड़ी आती है और गाड़ी की लाइट्स ऑन है, फ्रंट लाइट्स ऑन है और वो आपकी आंखों पे पड़ती हैं, तो आप किस तरह बिहेव करते हैं। सडनली अपनी आंखों के आगे हाथ रख के अपनी आंखों को बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं ना। इन दोनों सिनेरियोज में आप देखेंगे कि लाइट की जो ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो इतनी तेज होती है कि हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होता। सूरज की तरफ अगर देखें तो आपको सूरज नजर नहीं आएगा, उसकी रोशनी जो है वो बहुत तेज नजर आएगी। अंधेरे में आपको गाड़ी का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन उसकी फ्रंट लाइट्स इतनी तेज होती हैं कि आपको अंदाजा होता है कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है। यही अंदाजा होता है ना, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता इस सिनेरियो में आपको। अगर स्मार्टफोन को हम लें, ठीक है, उसको देखते हैं। आपके पास एक स्मार्टफोन है, कुछ स्मार्टफोन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर आप सूरज की रोशनी पे अगर मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ रीड करना चाह रहे हैं तो आप रीड नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, उस टाइम मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ रखते हैं, उसे शेड देने की कोशिश करते हैं और फिर आप रीड कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो वहां पे क्या होता है, ल्यूमिनस जो फोन की स्क्रीन पे दिया गया है वो अच्छा नहीं है, ओके। ऐसे ही इट मीन्स कि वो अगर ल्यूमिनस को इंक्रीज करें तो हमारी ब्राइटनेस अच्छी हो जाएगी और हमें तेज रोशनी में भी ठीक से मोबाइल की स्क्रीन नजर आएगी। यही हमारा यहाँ पे गैस बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है, अगर तो हम ल्यूमिनस को तेज करते हैं तो हमारे पास किसका इश्यू आता है, फ्लिकरिंग का, कि स्क्रीन फ्लिकर करना स्टार्ट कर देती है। फ्लिकर का मतलब समझते हैं ना, इमेज स्टेबल नहीं होती।
अगर तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन बड़ी है, ठीक है, तो आपको वो फ्लिकरिंग बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। तो यहाँ पे फिर हम इस वजह से ल्यूमिनेंस को इंक्रीज नहीं करते ज्यादा। अब बात करते हैं कलर की। तो कलर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं कलर के। फर्स्ट वन इज ह्यू, इंटेंसिटी एंड सैचुरेशन। वन बाय वन देखते हैं। ह्यू क्या है? ह्यू डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रल वेवलेंथ। कौन का हमने स्टडी किया था, दे आर सेंसिटिव टू कलर वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ बहुत तरह के होते हैं, बट 3 कलर्स, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। लाइक ब्लू जो कलर है इसकी शॉर्ट वेवलेंथ है, ग्रीन की मीडियम वेवलेंथ है और रेड की लॉन्ग वेवलेंथ है। ब्लू की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, इसलिए क्या होता है कि जो ब्लू चीजें होती हैं वो ज्यादा सही क्लियर नजर नहीं आती, ठीक है। जब वेवलेंथ शॉर्ट है तो आपको चीज क्लियर नजर नहीं आएगी। उस कलर, आपके कलर की वेवलेंथ शॉर्ट है तो आपको चीज भी क्लियर नजर नहीं आएगी। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। जब आपकी वेवलेंथ कम है तो फिर उसके साथ एक और जो कंसेप्ट लिंक करता है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, कि आप कलर्स में डिफरेंस डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ओके। और इसमें डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा होता तो उसे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। और ये कलर ब्लाइंडनेस जो है मेल्स में 8% है, ठीक है। 8% मेल्स ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं और 1% फीमेल्स ऐसी हैं जो कलर ब्लाइंड्स होती हैं, कि मेल्स की रेशो ज्यादा है। अब हमसे ये चीज किस तरह लिंक कर रही है? जाहिर है हम लोगों ने इंटरफेस डिजाइन करने हैं तो हमें तो इन चीजों का पता होना चाहिए कि हमारे यूजर्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो अगर हमारे यूजर्स 8% यूजर ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड हैं और 1% यूजर ऐसा है जो कलर ब्लाइंड नहीं है, और हम इंटरफेस इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे जो कलर ब्लाइंड यूजर हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो प्रोडक्ट डिजाइन करते हुए हमें इस चीज को कंसीडर करना पड़ता है और इंटरफेस डिजाइनिंग में ये बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसको स्टडी भी करेंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका विजुअल सिस्टम जो है वो आपको धोखा देता है। प्ले ट्रिक्स विद योर माइंड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके सामने ये एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक फिगर है। आप इसे कंसीडर करें, ये क्या लिखा हुआ है, कंसीडर किया। अब ये देखें, हर बंदे ने इस फिगर को 2 तरह से कंसीडर किया होगा, 2 तरह से इसे रीड किया होगा। कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये B है और कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये 13 है। ऐसी ही बात है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, एक वर्ड को लेके हमें कंफ्यूजन हो रही है, और ये जो कंफ्यूजन है ये कैसे दूर हो सकती है? इस कंफ्यूजन को किस तरह दूर कर सकते हैं? तो ये कंफ्यूजन जो है ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू दूर हो सकती है। इसे डोमेन भी कह सकते हैं हम। अब कॉन्टेक्स्ट या डोमेन क्या चीज है ये देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास एक और फिगर आ गई है और ये जो हमारे पास वर्ड था इसको हमने प्लेस कर दिया है A और B के सेंटर में। इसे हम इस तरह कहेंगे, इसे हमने अल्फाबेट के कॉन्टेक्ट्स में लिखा, अल्फाबेट्स की डोमेन में लिखा कि यहाँ पे सिर्फ हमें अल्फाबेट्स ही रिक्वायर्ड हैं। जब जिस डोमेन में हमें अल्फाबेट्स ही रिक्वायर्ड होंगे तो वहाँ हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये B है।
इसे हम 13 रीड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और इमेज देखें और यहाँ पे इसी को हमने क्या किया है, प्लेस किया हुआ है। और ये किसका कॉन्टेक्ट है, किस चीज़ की डोमेन है, डिजिट्स की डोमेन है। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि हाँ डिजिट्स की डोमेन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लियर है ये कि ये क्या होगा, ये 13 होगा, इसे हम बी रीड नहीं करेंगे, यहाँ हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कॉन्टेक्ट्स या डोमेन हमें ये चीज़ क्लियर कर देता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ है और हमने उसे किस तरह रीड करना है। कंफ्यूजन इस तरह खत्म की जा सकती है। जो सारी स्टोरी है ये रिलेट किससे कर रही है, ये हमारे फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल से रिलेट कर रही है कि हमारा फॉन्ट साइज और हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है वो रीडेबल होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन्हें ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। अब आपके सामने दो लाइंस हैं, ये देखें, और इस चीज का आंसर फाइंड करें कि इन दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा है। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट वन की लेंथ जो है वो ज्यादा है ना, बट नहीं, जब हम इन दोनों लेंथ्स को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी लेंथ सेम है। ओके, और ये जो हमारा सारा सिनेरियो है कि हम देख कुछ रहे हैं लेकिन जब मेजर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, इसे क्या कहते हैं, मोलर लायर इल्यूजन। ओके, ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है हमें कि लेंथ्स में हमें डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ दीज टू इफेक्ट्स, कनकेव एंड कन्वेक्स, कि इस पे इन दोनों लाइंस पे डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं, इस वजह से हमें लेंथ्स में डिफरेंस नजर आ रहा है। बट लेंथ्स की, इन दोनों लाइंस की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर 4th लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।